हे वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो कल का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने किया था सेक्शन 9, जिसमें कि हमने बिजनेस कनेक्शन और सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन दोनों मुद्दों को अच्छे से समझा था। किन सिचुएशन में बिजनेस कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, माना जाएगा और इनकम डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां बिजनेस कनेक्शन नहीं देख रहे लेकिन अगर वहां सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है तो फिर हम उसे बिजनेस कनेक्शन ही मानेंगे और इनकम डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। आज इस सेक्शन को फर्दर इस पॉइंट को कंक्लूड करते हुए बिजनेस कनेक्शन वाला हम एक चीज और करेंगे, दैट इज किन सिचुएशंस में इनकम डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी। अभी तक हम क्या कर रहे थे, कहाँ किन सिचुएशंस में बिजनेस कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और हम इसकी वजह से उस इनकम को डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया कर लेंगे। उससे क्या होगा, उससे वो भारत में टैक्स हो जाएगी, है ना। तो ये वो सिचुएशंस होंगी जहां इनकम को डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। ठीक है, 5 सिचुएशंस हैं और बहुत केयरफुली इसे सुनेंगे, अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली सिचुएशन जहां पे एक नॉन रेजिडेंट क्या करता है, परचेज करता है ऑफ गुड्स। गुड्स खरीद रहा है कहाँ से, इंडिया से ऑफ कोर्स। ठीक है, परचेज करता है गुड्स इन इंडिया, लेकिन उसका पर्पस क्या होता है, फॉर एक्सपोर्ट। उसका एम क्या है, एक्सपोर्ट करना। जैसे कि समझो, अगर साउथ अफ्रीका में एक मर्चेंडाइजर बैठा है ना, साउथ अफ्रीका में बहुत इंडियंस हैं, यहाँ पे एक मर्चेंडाइजर है और यहाँ जो साउथ अफ्रीका में इंडियंस रहते हैं उन लोगों के लिए इसे अलग अलग फेस्टिवल पे इंडियन अटैच चाहिए, है ना। तो ये क्या करता है, इंडिया में सूरत, यहां से ये प्रिक्योर करता है इस मर्चेंडाइज को। तो इसने क्या किया, कपड़े खरीदे कहाँ से, गुड्स खरीदे कहाँ से, इंडिया से। लेकिन इसने किस पर्पज के लिए कि ताकि ये एक्सपोर्ट करे कहाँ पे, साउथ अफ्रीका, और यहाँ बेसिकली ये सेल कर रहा है इंडियंस को। तो यहाँ जो इसकी इनकम जनरेट होगी, दिस इनकम इज नॉट डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया। ठीक है, इसको यहाँ डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। ठीक है, एवरीबडी क्लियर ऑन दिस, राइट। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, अगर कलेक्शन होती है, ठीक है, कलेक्शन होती है किसकी, न्यूज एंड व्यूज की। कोई व्यू कवर किया जाता है, कोई न्यूज कवर की जाती है, कहाँ पे, इन इंडिया, इंडिया में कवर किया जा रहा है। कौन सा ऐसा हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है जहां ऐसा होगा, मान लो इंडिया में कोई इंटरनेशनल लेवल की कोई बड़ी G20 या ऐसी कोई मीटिंग चल रही है जिसमें काफी कंट्री के लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वहां के न्यूज एजेंसी के लोग आएंगे ना, है ना। वो क्या कर रहे हैं, यहाँ न्यूज कवर कर रहे हैं, व्यूज कवर कर रहे हैं, किस लिए, फॉर ट्रांसमिशन। अब ये ट्रांसमिशन करना कहाँ चाहते हैं, क्या भारत में, भारत में तो इनका कुछ लेना देना नहीं है। ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया, G20 में जितनी कंट्रीज आई उन लोगों के जो न्यूज एजेंसीज है वो अपनी कंट्रीज में वो न्यूज दिखाना चाहते हैं कि भाई हम भारत गए थे तो देखो क्या क्या हुआ, हमारा वहां कैसे स्वागत हुआ, कैसे हमारे जो भी मिनिस्टर्स वहां गए थे उन लोगों को रखा गया। तो इस तरीके से अगर न्यूज की कोई कलेक्शन होती है और इसकी वजह से उनकी अपनी कंट्री में कोई इनकम वो जनरेट कर रहे हैं, तो वो भारत में डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अगर मान लो इंडिया में कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, उस दौरान अगर किसी और कंट्री के प्लेयर्स यहाँ हैं, वो कंट्री इधर की न्यूज कवर कर रही है जस्ट टू शो देयर क्रिकेटर्स, राइट। तो वो न्यूज और व्यूज कहाँ कलेक्ट हुए हैं, इंडिया में, लेकिन ट्रांसमिशन कहाँ हो रहा है, हो सकता है इंडिया में भी हो रहा हो, लेकिन उस न्यूज एजेंसी का जो मोटो है वो अपनी कंट्री में उसको प्ले करने का है। तो उस सिचुएशन में वहां पे उसकी वो इनकम इंडिया से डीम टू एक्रू अराइज नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ये तो मैंने एक सिंपल सी वैसी चीज बताई है कि अगर न्यूज या किसी पर्पज से, मान लो यहाँ पे कोई इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, अब यूएस में काफी लोग इंटरेस्टेड है ये जानने में कि इंडिया में कौन पीएम बनेगा या इसके इलेक्शन से क्या रिजल्ट आते हैं। ठीक है, सो वो यहाँ से न्यूज को कवर कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, बट वहां दिखा रहे हैं कि देखो इंडिया में कैसी रैलीज हुई और इवेंचुअली वहां किसने विन किया।
तो वहां पे वो जो जिनको वो सर्कुलेट कर रहे हैं दैट इज देयर कंट्री एंड देयर कंट्री पीपल। तो यहाँ से जो न्यूज और व्यूज उन्होंने कलेक्ट किए हैं वो सारे के सारे जो होंगे वो डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। क्लियर है टू एवरीवन? नाउ नेक्स्ट सिचुएशन, शूटिंग। अब इसमें तो हमें पता है, हमें ये बात तो बहुत अच्छे से पता है कि हमारी मूवीज की शूटिंग जो है वो हमेशा बाहर के देशों में होती ही आई है ना। क्योंकि वो बाहर के देशों में हो रही है लेकिन यहाँ रिलीज हो रही है तो यहाँ की उसको लेकर के हमें कोई डाउट नहीं, वो भारत में ही टैक्स होता है। लेकिन एक बार के लिए इमेजिन करो कि किसी और देश की मूवी से इट बी यूएस की कोई मूवी है जो कि यहाँ शूट हो रही है, इंडिया में शूट हो रही है, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में उससे आने वाला रेवेन्यू की भारत में डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा, ठीक है। तो शूटिंग में यहाँ पे क्लियर कट है सिनेमेटोग्राफिक फिल्म इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई शूटिंग होती है, इसमें अगर मैं आप लोगों को रिसेंट का एग्जांपल दूं तो मिशन इम्पॉसिबल मूवी काफी बच्चों ने देखी होगी, ठीक है। उसके अंदर है ना एक सीन होता है जहाँ पे कि बेसिकली चेजिंग हो रही होती है ना, तो उनको बड़ा भगदड़ दिखाना होता है, तो वहां पे वो मुंबई में शूट करते हैं उस सीन को। तो उस सीन को शूट करने के लिए वो मुंबई में आए, ठीक है। तो उन्होंने वहीं के लोकल लोगों को हायर किया है ना। यहाँ पे उन्होंने एक्सपेंस भी किया कि नहीं किया? यस, दे पेड देयर दिस सीन से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस थे वो भारत में ही पे किए, बट उन्हें मूवी कहाँ रिलीज की? इन देयर कंट्री। अब रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है वो कहाँ से हुआ? वहीं के लोग जो मूवी देखने आए हैं, है ना। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उस मूवी के कुछ सीन भारत में शूट हो गए, आप इस वजह से उस इनकम को भारत में डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया नहीं बोल सकते। और ये बिल्कुल सही बात है, हमें इसमें डाउट भी नहीं होना चाहिए। तो शूटिंग अगर हुई है और कोई सिनेमेटोग्राफिक फिल्म है, ठीक है, इंडिया में, उस सिचुएशन में भी हम इसे डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। क्लियर है ना। मैंने यहाँ एग्जाम्पल इसलिए दिया है ताकि आप इसे रिलेट कर सकें, ठीक है। नाउ द फोर्थ सिचुएशन, यहीं से ड्रैग करके ले आती हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे, ठीक है। मानो और इसे बहुत अच्छे से सुनना, क्योंकि ये सिचुएशन बेसिकली आप लोगों के जब नोटिफिकेशंस आए थे ना उसके अंदर भी इसके अंदर कुछ अपग्रेडेशन थी। जो लोग भी इसकी अपडेटेड चीज़ जानना चाहते हैं दे कैन गो टू माय वीडियो जहाँ मैंने नोटिफिकेशंस डाले हैं, जो सर्कुलर इंस्टीट्यूट ने एक पूरा फाइल बनाया था, वहाँ आप जान सकते हैं। बेसिकली कोई भी SNZ, ठीक है, मतलब स्पेशल नोटिफाइड जोन, अगर इस स्पेशल नोटिफाइड जोन में डिस्प्ले होता है किसका? ऑफ रफ डायमंड। याद आ गया जिन बच्चों ने भी वीडियो सुनी होगी, है ना, रफ डायमंड। रफ डायमंड का यहां मतलब क्या है? मतलब कि अनकट और अनएसॉर्टेड, बिल्कुल ही कोई फिल्टर ना किया गया हो इसे, बिल्कुल रफ डायमंड। और कौन कर रहा है ये डिस्प्ले? इस डिस्प्ले इज डन बाय दी फॉरेन कंपनी। और ये फॉरेन कंपनी क्या करती होगी? इंगेज्ड होगी इन माइनिंग ऑफ डायमंड्स। मतलब यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरर की बात कर रहे हैं, है ना, माइनिंग वाले की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे उनको नहीं बात कर रहे जो लोग कहीं से भी डायमंड ले करके और फिर तनिष्क या इस तरीके के उनके ब्रांड्स, इस तरीके के ब्रांड्स की नाम नहीं ले रहे हम, उन कंपनीज की बात कर रहे हैं, और वो भी फॉरेन कंपनीज की, जो फॉरेन कंपनीज बेसिकली माइनिंग में एंगेज्ड होंगी, ठीक है। अगर वो यहाँ पे SNZ, कहाँ पे? SNZ एरियाज इन इंडिया, अगर इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हुए हैं, ये जरूरी है, ठीक है, ये टाइम टू टाइम गवर्नमेंट करती रहती है। तो गवर्नमेंट ने जो SNZ नोटिफाई किए हैं इंडिया में, उसमें आकर के अगर डिस्प्ले करती है अपने रफ डायमंड्स को, रफ डायमंड्स को सिर्फ डिस्प्ले कर रही है, तो ये जो एक्टिविटी है ना, दिस एक्टिविटी ऑफ डिस्प्ले, इसको हम डीम्ड टू एक्रू अराइज नहीं मानेंगे कि यहां से इनकम जो है वो आपकी एक्रू अराइज है। क्या किया इसने?
फॉरेन कंपनीज़ों ने पता है इंडिया में भी काफ़ी सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जो इंटरेस्टेड हैं डायमंड्स में, है ना? डायमंड का बिज़नेस कर रही होती है। तो वो क्या करती है, उन्होंने जो भी डायमंड्स माइन किए, उनका यहाँ पे एक डिस्प्ले लगा देती है कि भाई देखो, स्पेशल नोटिफाइड ज़ोन में, कि देखो हमारे पास ऐसे-ऐसे डायमंड्स हैं। बेसिकली पर्पज़ क्या है कि इंडियन कंपनीज़ या और जो कंपनीज़ इंडिया में आई हुई है उस वक़्त वो देखें और फिर उनको अगर सही लगता है तो वो अपने ऑर्डर्स प्लेस करें। तो वो कह रहा है कि ये जो सारी डिस्प्लेइंग हुई है, इसके बाद जो लोग भी वहां पे अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं, उससे होने वाली इनकम सिर्फ इस वजह से, मतलब अगर देखो इंडियन ही इन्वॉल्व हो जाएगा उसमें तो वो अलग ही चीज चली जाएगी, है ना? तो हम वहां पे अलग अलग फैक्टर्स को देखेंगे, लेकिन सिर्फ इस वजह से, क्योंकि ये डिस्प्ले भारत से हुआ था और इस वजह से आपको ये ऑर्डर मिला है, तो उस इनकम को हम भारत में डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। ठीक है। बाकी की सिचुएशन में अगर हमें ऐसे लगता है कि नहीं, ये फॉरेन कंपनी के अंदर जो ऑर्डर प्लेस करने वाली कंपनी थी वो इंडियन कंपनी थी एंड सो, वो तो डायरेक्ट रिलेशन निकल गए ना। हम बात किस चीज की कर रहे हैं कि एक फॉरेन कंपनी में कोई अपना ऑर्डर डाल रहा है और सेठ भी, ये भी एक फॉरेन कंपनी है, ठीक है, उसने कहा कि मुझे आपका ये डायमंड पसंद आया। वो रेफरेंस दे रही है कि कौन सा डायमंड, वो जो आपने इंडिया में जो डिस्प्ले लगाया था ना तब हमें दिखाया था, सिर्फ ये रेफरेंसिंग उसने दी कि वो डिस्प्ले मैंने वहां देखा था ना, उस वजह से मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। तो ये जो एग्जीक्यूशन है ना, इस एग्जीक्यूशन को हम डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट, आई टोल्ड यू 5 बट इट वाज 4। तो ये 4 सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें हम भारत में डीम टू एक्रू अराइज नहीं मानेंगे, और मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, गुड्स खरीदे गए हैं एक्सपोर्ट पर्पज के लिए। दूसरा क्या है, न्यूज या व्यूज की कलेक्शन हुई है, लेकिन किस लिए, ट्रांसमिशन भारत के बाहर होना है। या फिर कोई शूटिंग हुई है और शूटिंग भी जो है वो क्या हुई है, भारत के बाहर, जो मूवी है वो भारत के बाहर ही रन की गई है। मान लो अगर यही मूवी को ये लोग डब करके भारत में भी रिलीज कर देते हैं, अगर ये थोड़ा सा एक सिचुएशन ये ऐड ऑन कर दे, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में तो ऐसे ही हो रहा है ना आजकल। ठीक है। अगर ये भारत में रिलीज कर देते हैं और यहाँ पे वो मूवी चल रही है, तो यहाँ जो मूवी चलेगी उससे आने वाला रेवेन्यू पे तो हमें डाउट था ही नहीं ना, वो तो भारत में टैक्स ये देंगे ही देंगे। हमारा मकसद यहाँ पे क्या कवर करने का था कि मूवी जो थी वो किसी फॉरेन कंपनी ने बनाई, प्ले कहाँ हुई, यूएस में। किन लोगों ने देखी, यूएस में जो लोग बैठे हैं। अब वो कह रहा है कि सिर्फ इस वजह से, क्योंकि इसकी कुछ शूटिंग या मान लो पूरी ही शूटिंग भारत में हुई है, सिर्फ इस वजह से हम इस इनकम को टैक्स कर लेंगे क्या भारत में? तो नहीं। अगर भारत में आकर के ये इस मूवी को प्ले करता है या फिर यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अपने राइट्स बेचता है, उसकी वजह से इस इनकम होती है, तो उसमें तो हमें डाउट है ही नहीं ना, वो तो फिर हर हालत में भारत में टैक्स हो ही जाएगा। यहाँ पे डाउटिंग फैक्टर किस चीज के लिए था, वो था। ठीक है। और नेक्स्ट सिचुएशन है डायमंड्स को लेके। से डायमंड से याद रखो कि रफ डायमंड्स का अगर डिस्प्ले एसएनजेड में हो रहा है इंडिया में, तो उस फॉरेन कंपनी को सिर्फ इस बेसिस पे हम इनकम डीम टू एक्रूअराइज नहीं मान लेंगे कि भाई तुम्हारे डिस्प्ले की वजह से तुम्हारा ये ऑर्डर क्रैक हुआ है। ठीक है। अगर वो भारत की ही कोई कंपनी ऑर्डर दे रही है, ऐसा कुछ है, वो तो डायरेक्ट रिलेशन निकल आएगा ना, उसमें हमने क्यों सोचना है। ठीक है। अब इस सब के बाद ये था हमारा सारा का सारा, जहां हम बात करते हैं एजनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, पहला टॉपिक था, है ना? तो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, पहले हमने बिजनेस कनेक्शन देखा किन किन सिचुएशन में होगा, फिर हमने कहा अगर ये नहीं निकाल सकते हो तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस निकाल लो, उसे भी हम यही मान लेंगे। फिर हमने अब जो की है आज वो 4 सिचुएशन, जिन सिचुएशंस के अंदर हम इन दोनों पॉइंट्स को देखेंगे ही नहीं, सीधे तौर पे हम उसे डीम टू एक्रूअराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे, और वो बिल्कुल सही से फैक्ट्स है। ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन है हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, है ना, और एसेट जो कहाँ लोकेटेड है इंडिया में, या कोई सोर्स जो कहाँ लोकेटेड है इंडिया में, उसे डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं। तो ये पहला हमारा हो गया था बिजनेस कनेक्शन का। दूसरा है, अगर कोई इनकम जनरेट हो रही है किस वजह से, कि कोई प्रॉपर्टी, कोई एसेट, या कोई सोर्स ऑफ इनकम कहाँ पे है, इंडिया में, तो जो इनकम जनरेट होगी ना, वो इनकम डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा।
ठीक है, और अगर ऐसा हम मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भारत में टैक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे छोटी छोटी सी बातें, प्रॉपर्टी और एसेट की मैं बात करूं तो ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। जस्ट टू एड ऑन, प्रॉपर्टी माइट बी मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कुछ भी हो सकती है। यस, असेट मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, कुछ भी हो सकती है। यस, सोर्स ऑफ इनकम का मतलब यहाँ क्या है, इसको हम क्या सोचें, क्या सोर्स ऑफ इनकम, कैसा सोर्स ऑफ इनकम। तो यहाँ पे दो क्लैरिटीज दी गई है। पहला, आपको समझाने के लिए, ताकि यूल गेट इन सेटल आइडिया अबाउट सोर्स ऑफ इनकम। मान लो कि कोई नॉन रेजिडेंट इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, ठीक है, कहाँ, आउटसाइड इंडिया, भारत से बाहर उसे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ठीक है। अब आप खुद सोच लो क्या सिचुएशन रही होगी, कुछ ना कुछ तो तार मैम इसके भारत से जुड़े होंगे। लेकिन ये जो इंटरेस्ट है ना, ये बेसिकली उसे आ रहा है किससे, डिपॉजिट से। और ये जो डिपॉजिट्स है ना, ये इसने कहाँ कर रखे हैं, विद एन इंडियन कंपनी, विद एन इंडियन कंपनी। तो भारत की किसी कंपनी में इसने कुछ डिपॉजिट्स कर रखे हैं, किसने, इस नॉन रेजिडेंट ने, ठीक है, जिसकी वजह से इसको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, कहाँ, आउटसाइड इंडिया। तो ये सेम इनकम इसकी डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया मान ली जाएगी। और किस फैक्टर की वजह से, कि दिस इज एन इनकम विच इज जनरेटेड फ्रॉम अ सोर्स ऑफ, जो सोर्स है इन इंडिया, ठीक है। दूसरी सिचुएशन, अगर कोई नॉन रेजिडेंट, ठीक है, उसको आप हायर चार्जेस पे करते हो, हायर चार्जेस पे करते हो या रेंट पे करते हो, किस वजह से, क्योंकि आपने इसे पे किया है कहाँ, आउटसाइड इंडिया, ये जहां बैठा है वहीं दे रहे हो आप इसे, है ना, ये इंडिया में नहीं आ रहा। लेकिन आप इसे पे क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपने यूज की है क्या, कोई मशीनरी या बिल्डिंग, कहाँ, सिचुएटेड इन इंडिया। ऐसा हो सकता है, यस, हो सकता है। कोई भी नॉन रेजिडेंट है, क्या उसकी कोई असेट, कोई मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह भारत में हो सकती है, यस। तो अगर उसकी कोई ऐसी असेट भारत में थी, अभी मैंने देखो इरेजर उठा लिया था, सारी मेहनत खराब हो जाती, उसकी कोई मशीनरी या बिल्डिंग को आपने यूज किया है, जिसकी वजह से आप हायर चार्जेस या फिर रेंट पे कर रहे हो बाहर उसके अकाउंट में, ठीक है। लेकिन ये मशीनरी और बिल्डिंग कहाँ सिचुएटेड है, भारत में। तो इस सिचुएशन में ये सोर्स ऑफ इनकम की तरह से देखी जाएगी और ये भारत में डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी क्लैरिफिकेशन मुझे लगता है मैंने नहीं भी दी होती तो भी आप लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगा लेते, ठीक है। अब आती है थर्ड सिचुएशन, और ये आपके इंस्टीट्यूट का थोड़ा ज्यादा फेवरेट वाला हिस्सा है। थर्ड, इसमें है इनकम। अगर इनकम है थ्रू, इस वर्ड को ध्यान रखना, ठीक है, इस वर्ड को ध्यान रखना, इस वर्ड के नाम बदल सकते हैं, थ्रू ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट, ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट कहाँ सिचुएटेड होनी चाहिए, सिचुएटेड इन इंडिया। अब यहाँ पे ना जो प्रॉब्लम्स है, पहली बात तो आप लोगों ने कैपिटल गेन्स पढ़ा हुआ है, आप लोगों को पता है ट्रांसफर अपने आप में वर्ड ही बहुत डिबेटेबल है भाई, इसके अंदर इतने सारी चीजों को हमने पढ़ा है कि लेटर ऑन स्टेज पे ऐड हो जाते हैं, ये भी ट्रांसफर कहलाएगा, ये भी ट्रांसफर कहलाएगा, इतने सारे वर्ड देने के बाद भी क्या ट्रांसफर है या नहीं है डिस्प्यूट में रहता है, यस। सो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई इनकम जनरेट हो रही है ट्रांसफर, तो वर्ड लिखा है थ्रू, थ्रू ट्रांसफर, इसका मतलब सिर्फ ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा है। थ्रू हेयर मीन्स व्हाट, थ्रू हेयर मीन्स बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफर, through here means by in consequence of transfer, through here means by reason of transfer, मतलब इस ट्रांसफर से किसी भी तरीके से जुड़ी हुई कोई इनकम है, ठीक है, किससे, कैपिटल एसेट से। कैपिटल एसेट का क्या मतलब है यहाँ पे, अगेन इट कैन बी मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, intangible,
कुछ भी हो सकती है, ठीक है। सिचुएटेड इन इंडिया, कैसे मानेंगे कि भारत में ही सिचुएटेड है? तो देखो, जो भी चीज ऐसी है जो इमूवेबल है वो तो जहां लोकेट होगी पता चली जाएगा ना। अगर जमीन है तो जमीन भारत की अगर टेरिटरी में आती है तो फिर उसमें क्या क्वेश्चन है, ठीक है। मूवेबल है, इधर से उधर खिसक सकती है, ठीक है, लेकिन कितना खिसक सकती है उसमें भी एक पॉसिबिलिटी है कि कहाँ है वो पता चल जाएगा, है ना। टेंजिबल है, जिसको हम देख सकते हैं, तो फिर भी हमें उसका थोड़ा सा सिचुएशन पता चल जाएगा, बट इनटेंजिबल है ना। तो क्या वहां क्लैरिटी ज्यादा चाहिए होगी? यस, इसलिए इस पर्टिकुलर में, इस थर्ड पॉइंट में कोई डाउट नहीं है, ये बहुत प्लेन एंड सिंपल बात करता है कि इनकम थ्रू ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया इन एनी केस, यहां आपको कोई डाउट ही नहीं करना है। इन एनी केस ऐसा कुछ भी आपको दिख जाता है तो दिस इज इनकम डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया। कोई इफ और बट है ही नहीं, डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया मान लिया जाएगा। लेकिन फिर भी इसके अंदर सबसे ज्यादा एक्सप्लेनेशंस लगे हुए हैं। रीजन बीइंग कि यहाँ जो वर्ड्स यूज हुए हैं ना, इन वर्ड्स के इतने सारे मीनिंग हैं और हर पर्सन जो है अपने बेनिफिट के लिए उसका मीनिंग यूज करता है जो उसको फायदा पहुंचा रहा होता है, ठीक है। इसलिए इसके अंदर इतनी सारी की सारी एक्सप्लेनेशंस हैं, ठीक है। मोटे तौर पे जो मेजर दो जो एक्सप्लेनेशंस हैं, दैट इज एक्सप्लेनेशन 4 एंड एक्सप्लेनेशन 5, जिन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। उसी के बाय डिफॉल्ट इधर उधर से दूसरी एक्सप्लेनेशंस भी आ जाएंगी, उनका आप चाहे नाम नंबर याद नहीं भी रखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहली बात, एक्सप्लेनेशन 4 ये क्या बात करता है? मान लो ये इनकम आपको जनरेट हुई है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट जो कि सिचुएटेड थी इंडिया में, लेकिन इसका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो रजिस्ट्रेशन आउटसाइड इंडिया हुआ। बताओ, अब बताओ, क्या इनकम डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा? ठीक है, आपको पता है कि हमेशा ही इनकम टैक्स का बेनिफिट उठाने के लिए क्या कोई ना कोई तिगड़म हम हमेशा सोचते रहते हैं। ज्यादातर लोगों का जवाब होगा हाँ। तो इसने क्या किया, रजिस्ट्रेशन ही भारत के बाहर करा दिया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या इसे डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा? द आंसर इज यस। इसको कौन बोल रहा है? एक्सप्लेनेशन 4। वो कह रहा है भाई तुम्हारा रजिस्ट्रेशन भारत में हो या भारत के बाहर हो मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, ये हर हालत में भारत में टैक्स होगा, ठीक है। अब इसी सिचुएशन में मान लो कि रजिस्ट्रेशन तो ये भारत में ही करा देता है, ठीक है, लेकिन जो कंसीडरेशन है ना, जो पैसा है वो कहाँ हो रहा है? इंडिया के बाहर। कंसीडरेशन कहाँ जा रही है? इंडिया के बाहर। अब क्या करेंगे? तो यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन 4 ही आता है और वो कहता है कंसीडरेशन भाई साहब इंडिया के बाहर करो या इंडिया में करो मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। सो इसका मतलब एक्सप्लेनेशन 4 सिर्फ और सिर्फ आके क्लैरिटीज देता है। इसमें क्लैरिटीज देता है सबसे पहले थ्रू वर्ड का मीनिंग जो मैंने आपको बता दिया, बाय मीन ऑफ इनकॉन्सिक्वेंस टू और बाय रीजन ऑफ, ठीक है। दूसरा वो बताता है यहाँ पे कि जो ये कैपिटल एसेट है इसका मतलब क्या है। कैपिटल एसेट का यहाँ मतलब है मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल। फिर ये बताता है रजिस्ट्रेशन आप चाहे भारत के बाहर हो भारत के अंदर हो। फिर ये कंसिडरेशन को भी क्लियर कर देता है, भाई तुम इस कंसिडरेशन को भारत के अंदर रिसीव करो भारत के बाहर रिसीव करो मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तो एक्सप्लेनेशन 4 कहता है इन सारी ही सिचुएशंस में ये इनकम भारत में डीम टू एक्रू अराइज मानी जाएगी। एवरीबडी क्लियर ऑन दिस एक्सप्लेनेशन 4? यस। सो ये बेसिकली आपके डाउट्स को ही क्लियर कर रहा है। अब आती है एक्सप्लेनेशन 5। एक्सप्लेनेशन 5 जो है ये आपने काफी सारे क्वेश्चंस के अंदर देखा होगा, ठीक है, क्योंकि वैसे तो ये ट्रांसफर वाला केस जो है कैपिटल गेन इतना डील कर लेता है तो अलग से नॉन रेजिडेंट के केस में इनको ज्यादा कुछ बचता नहीं है इंस्टीट्यूट वालों को, तो ये हमेशा इस एक्सप्लेनेशन को ही उठाते हैं, यही इनका मेन टारगेट है। अब ये कहता है मान लो ये जो कैपिटल एसेट थी ना आपकी, अभी जो हम बात कर रहे थे, कौन सी? ये वाली कैपिटल एसेट, ठीक है, कौन सी वाली? ये कैपिटल एसेट, ठीक है। मान लो कि ये कैपिटल एसेट जो है ये बेसिकली शेयर
या इंटरेस्ट है, क्या है, शेयर या इंटरेस्ट है, कहाँ पे, फॉरेन कंपनी, मतलब फॉरेन कंपनी में आप कोई शेयर्स रखते हो या कोई इंटरेस्ट है आपका, और ये जो फॉरेन कंपनी है ना, ये जो अपनी वैल्यू है ये डिराइव करती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। देखो जितने वर्ड्स यूज हो जाएंगे आपको पता है उतनी ही ज्यादा जब ट्रांजेक्शन होगी उसमें कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। तो ये डिराइव करते हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, सब्सटैंशियली। सब्सटैंशियली कहाँ से, फ्रॉम असेट्स लोकेटेड इन इंडिया। बस मैम इसी का इंतजार कर रहे थे कि इंडिया के तार कहाँ जुड़ेंगे। ठीक है, सो हम इसको डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया मान लेंगे। अब देखो इसने कितने सारे पॉइंट्स को यहाँ खुला छोड़ दिया है ना। फॉरेन कंपनी को लेके मुझे कोई डाउट नहीं है ना। सो कोई भी शेयर या इंटरेस्ट अगर आप होल्ड करते हैं इसमें एक फॉरेन कंपनी में जो कि अपनी वैल्यू डिराइव करती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब्सटैंशियली फ्रॉम द असेट्स लोकेटेड इन इंडिया, मतलब कि ज्यादातर उसके तार किससे जुड़ गए, भारत से। तो ऐसे सिचुएशन में ये इनकम जो होगी ये इनकम एक्रू अराइज इन भारत मान लिया जाएगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है जो आप लोगों को बताना चाहिए, सब्सटैंशियली कौन बताएगा, मेरा सीए बता देगा या किसी बिग फोर से मैं जाके पूछूं वो मुझे बता देगा, नहीं, ये भी मुझे ये सेक्शन ही बताएगा। तो यहाँ पे है हमारे पास एक्सप्लेनेशन 6 जो आके बताती है कि भाई सब्सटैंशियली वर्ड का मतलब क्या है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब्सटैंशियली मीन्स व्हाट। तो जब भी हम बात करेंगे एसेट्स की, एसेट्स के रिस्पेक्ट में, तो जो वैल्यू ऑफ इंडियन एसेट्स है ना, इंडियन एसेट्स है वो 10 करोड़ से ऊपर की होनी चाहिए। बस मैम यही चीज है, नहीं, प्लस जो टोटल एसेट्स है ना इस फॉरेन कंपनी की, उस टोटल एसेट्स में ये जो एसेट्स है ये मोर देन 50% हो, ये मोर देन 50% रिप्रेजेंट करती हो। ये दोनों की दोनों क्यूमुलेटिव कंडीशंस हैं, एक कंडीशन ही दोनों को हुई, आपको एक साथ फुलफिल करना पड़ेगा। सो अगर ऐसा होता है तो ये सब्सटैंशियली अपनी वैल्यू कहाँ से ड्राइव कर रही है, फ्रॉम द एसेट्स लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, सो सबसे पहला फैक्टर आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक्सप्लेनेशन 5 कहता है कि जो भी आपका यहाँ पे कैपिटल एसेट है अगर वो शेयर या इंटरेस्ट है कहाँ, फॉरेन कंपनी में, और वो फॉरेन कंपनी ड्राइव करती है अपनी सब्सटैंशियल वैल्यू कहाँ से, असेट लोकेटेड इन इंडिया से। तो सब्सटैंशियली का मतलब क्या है कि उस फॉरेन कंपनी की जो एसेट्स है उसमें जो वैल्यू ऑफ इंडियन एसेट्स है ना वो 10 करोड़ से ऊपर की है, और ये जो वैल्यू है ये इसके टोटल एसेट्स का 50% से ऊपर का वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ऐसा है तो इस सिचुएशन में यहाँ जो इनकम जनरेट होगी ना आपकी इस ट्रांसफर से या इस इंटरेस्ट को बेचने से, ये भारत में डीम टू एक्रू अराइज मानी जाएगी। क्लियर है एवरीबॉडी, क्लियर ऑन दिस? यस। अब यहाँ काफी सारी बातें आ गई। पहली बात कि ये जो वैल्यू ऑफ असेट हम बात कर रहे हैं ना ये क्या है, वैल्यू ऑफ असेट का मतलब क्या है भाई, तो वैल्यू ऑफ एसेट का मतलब कुछ नहीं है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन स्पेसिफाइड डेट। देखो, आप देखो इनकम टैक्स कैसे खेलता है, ठीक है, इतना सिंपल सा है, वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू ऑन स्पेसिफाइड डेट। ओके, अब ये स्पेसिफाइड डेट क्या है, इसको कैसे समझेंगे, व्हाट इज अ स्पेसिफाइड डेट। ठीक है, सो स्पेसिफाइड डेट का मतलब है अगर जो आप असेट ट्रांसफर कर रहे हो, जो असेट आपने ट्रांसफर की है उसका, उस एसेट का जो भी प्रिसीडिंग पीरियड है, काउंटिंग पीरियड जो एंड हुआ है उसकी क्लोजिंग, इसका मतलब 31 मार्च। ठीक है, इसका मतलब जहां पे भी वो पीरियड एंड हो रहा था, द डेट ऑन विच द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द कंपनी एज द केस में बी द एंटिटी एंड्स प्रिसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सच शेयर और इंटरेस्ट।
ठीक है। सो हमारे केस में ये क्या है, 31 मार्च है ना। लेकिन साथ में वो एक सिचुएशन और ऐड करता है, वो कहता है बट अगर आपकी ये जो क्लोजिंग डेट है और जो डेट है ट्रांसफर की, इस दौरान में उस एसेट की जो वैल्यू है ना वो 15% से इंक्रीज कर जाती है, या 15% का क्राइटेरिया क्यों रखा गया होगा, 15% से अगर एक्सीड कर जाती है या 15% या उससे ऊपर एक्सीड कर जाती है, तो उस सिचुएशन में हम आपकी जो करंट डेट प्राइस होगी ना, जो ट्रांसफर वाले दिन की वैल्यू होगी, उसी को लेंगे। और इसका मेन रीजन क्या है, बेसिकली आपने क्लोजिंग पे कोई वैल्यू की और थोड़े ही टाइम के अंदर अगर 15% विच इज सब्सटैंशियली एक रिकग्नाइजेबल वैल्यू है, तो 15% से उसका बढ़ जाना कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के दिमाग में झोल डालेगा कि भाई कहीं ये टैक्स प्लानिंग तो नहीं चल रही है। तो 15% को उन्होंने उस स्टैंडर्ड की तरह यहाँ पे यूज किया है। सो अगर कुछ नहीं है 15% से नीचे है, तो जो भी आपकी ट्रांसफर हुई है उस दौरान जो अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हुआ है उस डेट पे जो भी आपको वैल्यू दिख रही है आपने वो ले लिया, वो स्पेसिफाइड डेट होगी और उस पर जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है। लेकिन अगर ये सिचुएशन में 15% और उससे ऊपर का वैल्यू चेंज दिखता है, तो जो ट्रांसफर की डेट होगी ना, जो जिस दिन ट्रांसफर हुआ है उसी डेट पे जो उसकी वैल्यू होगी हम उसे पिक करेंगे। ठीक है। सो स्पेसिफाइड डेट यहाँ पे ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं पूछती हूँ, है ना, मान लो कि एक फॉरेन कंपनी है, ये डिक्लेयर कर रही है डिविडेंड। क्या कर रही है, डिविडेंड। कहाँ कर रही है, आउटसाइड इंडिया, है ना, फॉरेन कंपनी है। तो इसके यहाँ पे शेयर होल्डर्स है ना, ए बी, और ये सब लोग कहाँ हैं, मान लो ये फॉरेन कंपनी यूएसए की है, ये लोग भी यूएसए में बैठे हैं। तो ये कंपनी जो है ये डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, ए को भी दे रही है, बी को भी दे रही है। अब मुझे बताओ, अगर ये फॉरेन कंपनी अपनी वैल्यू सब्सटैंशियली एसेट से डराइव कर रही है जो भारत में लोकेटेड है, सो ये ए और बी को जो डिविडेंड मिलने वाला है, क्या ये डिविडेंड भारत में डीम टू एक्रू और इन इंडिया माना जाएगा क्या, ये क्वेश्चन है। और मैं देखना चाहूंगी कितने लोग इसको लेके रिप्लाई करेंगे। ठीक है। सो दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे मुझे ये समझ आ जाएगा कि आपको ये वाला पॉइंट कितने अच्छे से समझ आया है। ठीक है। एक हिंट मैं अपनी तरफ से देती हूँ, यहाँ जो इनकम है ना, यहाँ जो इनकम है ये कैसे टैक्स हो रही है, क्या क्या वर्ड है यहाँ पे जिस वजह से इस इनकम को हम टैक्स कर रहे हैं। ये थर्ड सिचुएशन, सॉरी, किस वजह से ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर, क्या वर्ड है, ट्रांसफर। ठीक है। अब इससे ज्यादा हिंट मैं नहीं दूंगी, है ना, उसके बाद तो फिर वो आंसर ही रिवील करने वाली बात हो जाएगी। सो सभी लोग मुझे कोशिश करेंगे इसका आंसर दें। सभी लोग आंसर तो तब देंगे जब बच्चे यहाँ तक पहुंचते हो। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, आई एम पुटिंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क, आप लोग पूरी वीडियो क्यों नहीं सुन रहे हैं, ये सब आपके बेनिफिट के लिए ही है। अगर आप लोगों को लगता है लंबी वीडियो है, एग्जाम्स नज़दीक है, थोड़ी स्पीड बढ़ा लो, ठीक है, लेकिन पूरा सुनो, ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है। सो ये सिचुएशन का आप लोगों को मुझे आंसर देना है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट सिचुएशन, जहां पे नॉन रेजिडेंट के लिए कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। मींस अभी तक हम क्या कह रहे थे, नॉन रेजिडेंट के सिचुएशन में ये वो सिचुएशन होगी शेयर और इंटरेस्ट जिसको कि हम भारत में कैपिटल मान लेंगे और इससे जो भी इनकम ड्राइव होगी वो टैक्स हो जाएगी। ठीक है। अब हम उस सिचुएशन की बात करेंगे जहां पे कि नॉन रेजिडेंट के लिए कैपिटल एसेट माना ही नहीं जाएगा। ठीक है। काफी बच्चे जो है इसकी स्पेसिफिक क्वेरी रहती है, जब मैं इसको पढ़ाती हूँ ना, तो काफी बच्चे होते हैं जिनके ये सिर के ऊपर से निकल जाता है कि मैम मतलब ये कैपिटल एसेट क्यों नहीं माना जाएगा, है ना, क्यों इसको कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। तो ये कुछ एक बेनिफिट्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट जो है वो पास ऑन करती है। तो बेसिकली सबसे पहला तो कीवर्ड इसमें ये याद रखो कि यहाँ जो कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा वो डिस्कशन किसका है, SEBIR, है ना, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशन। इसका मतलब इट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, इट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ कैपिटल एसेट का मतलब है इन्वेस्टमेंट। सो दो क्राइटेरियाज है इसमें, जो सिक्योरिटी
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशन है, ये पहले हुआ करता था 2014, फिर इसे रिपील करके फिर आया था 2019, ठीक है। सो ये रिपील्ड वन है और ये न्यू है, ठीक है। सो यहाँ पे जो कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा वो होगा इन्वेस्टमेंट्स, जो इन्वेस्टमेंट्स किसी नॉन रेजिडेंट ने की है, ठीक है, प्रायर टू रिपील, राइट। चाहे इसने इसे डायरेक्टली किया या फिर इनडायरेक्टली किया, चाहे कैटेगरी 1 में किया चाहे कैटेगरी 2 में किया। इसमें ना बेसिकली 3 कैटेगरीज होती हैं, जो थर्ड कैटेगरी वो इन एनी केस टैक्सेबल है। सो यहाँ पे भारत में कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 का हम डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि थर्ड को टैक्सेबल ही रखा है, तो उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो जिसका डिस्कशन नहीं है वो तो प्लेन एंड सिंपल टैक्स ही हो रहा है ना, ठीक है। सो इस जो रिपील हुआ है जो रेगुलेशन, इसके अंदर अगर कोई इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 में की गई है, सो इससे हम यहाँ पे कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, ठीक है। और 2019 में यही बात इन्होंने कैटेगरी 1 के लिए कहा है। थर्ड अगेन एज इट इज यहां से कैरी करके गया है और वो स्टिल टैक्सेबल है, ठीक है। लेकिन कैटेगरी 1, यहां पे कैटेगरी कितनी थी? 2, ठीक है। यहाँ कितनी है? कैटेगरी 1। तो ये बेसिकली क्यों है? क्योंकि ये दोनों ही कैटेगरीज को न्यू वाला जो आया था ना रेगुलेशन, उसके अंदर मर्ज कर दिया गया। इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये लिखते वक्त लैंग्वेज ऐसी लिखी होती है, हमें लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा साइंस है, तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मैम फिर उस कैटेगरी का क्या हुआ, क्योंकि इन डेप्थ तो हमको नहीं पता ना, हमें पता ही नहीं उस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट्स क्या है, हम जाके चेक ही नहीं करते, है ना। तो बेसिकली 2014 वाला जो था जो रिपील हो गया, वो उसमें जो थी 3 कैटेगरीज होती थी, 1 2 3। तो पहली 2 जो थी उनको इन्होंने कैपिटल एसेट के दायरे से बाहर रखा, नॉन रेजिडेंट्स के लिए अगर वहां इन्वेस्ट करते हो। कैटेगरी 3 टैक्सेबल थी, ठीक है। 2019 में इन दोनों कैटेगरीज को इन्होंने मर्ज कर दिया कि भाई इन कैटेगरीज को हमेशा बेनिफिट या नुकसान एक ही साथ देने होते हो, तो दो दो भी क्यों बनाई है ना, एक ही कैटेगरी बनाते हैं। तो कैटेगरी 1 का ही नाम रखा गया, तो यहाँ कैटेगरी 1 ही दिखेगी आपको जब 2019 की बात होगी। तो इन दोनों को ही हम यहाँ पे कैपिटल एसेट नहीं मानते हो, क्योंकि ये कैपिटल एसेट नहीं है तो इसकी जो ट्रांसफर होगी, ठीक है, क्या वो इस कैटेगरी में फॉल करेगा फिर थर्ड वाले कैटेगरी में? नहीं, क्योंकि यहाँ क्या वर्ड है? कैपिटल एसेट। तो वो कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो उससे होने वाली इनकम जो होगी वो उसके लिए डीम टू एक्रूर एज इन इंडिया नहीं मानी जाएगी, इसलिए टैक्स नहीं होगा, ठीक है। अगर ये आप लोगों को समझ आ गया है जो बच्चे मेरे एक्चुअल में लेक्चर सुनते होंगे वो तो मेरे ये कहने के साथ ही समझ जाते होंगे, ठीक है। अगर आपको समझ आ गया तो चलो, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, उसे इनकम एक्रू या एराइज हो रही है, कैसे? ऑन अकाउंट ऑफ इन तीनों में से कुछ भी, रिडम्पशन, बायबैक या फिर इंटरेस्ट, जो उसकी कंपनी में उसका इंटरेस्ट है, ठीक है। और ये जो है ये इसने इनडायरेक्टली ही होल्ड किया है, डायरेक्टली होल्ड ही नहीं किया, इनडायरेक्टली होल्ड कर रहा है। इसका मतलब यहाँ मिस्टर एक्स है, उसने इन्वेस्टमेंट की है किसी फंड में, उस फंड ने इन्वेस्ट किया है किसी और फंड में, और इस फंड ने फाइनली उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। तो यहाँ मिस्टर एक्स जो है ना, इसने बेसिकली इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है ना, लेकिन कैसे? इनडायरेक्टली, क्योंकि इसकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसमें है? यहाँ पे, है ना। लेकिन क्योंकि ये फंड इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, ये इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, तो इनडायरेक्टली ये इस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सो ये नॉन रेजिडेंट को इनकम एक्रू अराइज हो रही है ऑन अकाउंट ऑफ रिडम्पशन, क्योंकि रिडीम किया है इसने, या फिर बाय बैक किया है, क्या? बाय बैक ऑफ इट शेयर्स, इसके शेयर्स का बाय बैक हुआ है, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट सेल किया इसने, ठीक है। सो ऐसे सिचुएशन के अंदर जो ये पर्टिकुलर सिचुएशन है, इसमें जो इनकम एक्रू अराइज होगी, वेदर दिस पर्टिकुलर इज डीम्ड टू बी इनकम एक्रू अराइज इन इंडिया, क्या ये भारत में टैक्स होगी? क्या ये भारत में टैक्स होगी? ठीक है। अब इसे आप लोग अपने लेवल पे
थोरोली जो कुछ मैंने अभी तक पढ़ाया है इसके बेसिस पे चेक करेंगे और मुझे बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू यू वेदर दिस इज इनकम डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया और नॉट। ठीक है, एवरीवन क्लियर ऑन दिस? ठीक है, सिचुएशन क्या दी है? रिडम्पशन, बाय बैक ऑफ इट शेयर्स, इंटरेस्ट। इस तरीके की मुझे कोई भी क्वेरी आती है ना जो मैं क्वेश्चन पूछ के छोड़ रही हूँ, अगर आप आंसर्स करेंगे और येस और नो वाले ही आंसर्स होंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बता दूंगी। बट अगर मुझे ऐसा लगेगा बच्चे सिचुएशन को ही नहीं समझ पाए तो मैं इनके आंसर्स ना शॉर्ट के फॉर्म में दूंगी, नॉट अ कंप्लीट वीडियो। ओके, तो शॉर्ट्स को भी जाके चेक किया करो, वहाँ हो सकता है आपके छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन सब समझ गए हो? कोई नॉन रेजिडेंट अगर उसे इनकम जनरेट हो रही है क्योंकि उसके शेयर्स रिडीम किए हैं उसने, या उसके शेयर्स का बायबैक हुआ है, या उसने अपना इंटरेस्ट सेल किया है, ठीक है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली होल्ड करता था कुछ पोर्शन इन अ कंपनी जो कि शायद भारत से कनेक्ट करती थी। ठीक है, सो ऐसे सिचुएशन में क्या ये इनकम इसकी डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? ठीक है, और ये बिल्कुल क्लियर कट आपके पास जवाब है क्योंकि इंस्टीट्यूट ने ही इसकी क्लैरिटी से आंसर दे रखा है। ठीक है, सो गो एंड चेक कि इसके साथ क्या सिचुएशन है, और इससे रिलेटेड फिर मैं आपको शॉर्ट डाल के बताऊंगी कि वेदर दिस इज कवर्ड और नॉट। क्लियर है एवरीवन? तो अब यहाँ पे ये जो फंड्स है ना, ये जो फंड्स हैं, ये फंड्स क्या हो सकते हैं? दीज फंड्स कैन बी इन्वेस्टमेंट फंड्स, वेंचर फंड्स, ठीक है, वेंचर कैपिटल फंड्स, या वेंचर किसी भी नाम से होगा, कैपिटल कंपनी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो डजंट मैटर। तो ये हम सिर्फ फंड की बात कर रहे हैं। मिस्टर एक्स ने एक फंड में इन्वेस्ट किया है। अब ये मिस्टर एक्स जो है ये नॉन रेजिडेंट है, इन्होंने एक फंड में इन्वेस्ट किया है, ये भी जो है एक नॉन रेजिडेंट है। ये फंड जो है ये एक फॉरेन कंपनी है और ये इन्वेस्ट कर रही है कहाँ पे? इस कंपनी में जो कि कहाँ है? इंडिया में। अब मुझे बता दो जरा कि इस सिचुएशन में ये नॉन रेजिडेंट जो है, अगर ये इनको जो इनकम जनरेट होती है ये कॉज ऑफ रिडम्पशन ऑफ हिज शेयर, ये अपनी इस फंड में रिडीम करते हैं अपनी वैल्यू को, इससे हो रहा है, या फिर जो इनका शेयर है इसे बाय बैक किया जा रहा है, या फिर इनके इंटरेस्ट को इन्होंने सेल किया है, तो उससे होने वाली इनकम क्या यहाँ भारत से डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया मानी जाएगी? क्योंकि यहाँ अल्टीमेट रिलेशन कहाँ से निकला है? इंडिया से। ये आंसर आप लोगों को मुझे देना है। ठीक है, अब देखते हैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है और उस एक्सप्लेनेशन के साथ ही आपका ये जो सिचुएशन है ये पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। दिस ऑल अबाउट ये जो हमने डीम टू एक्रू अराइज वाला कॉन्सेप्ट देखा। ठीक है, तो ये है आपकी एक्सप्लेनेशन 7। ठीक है, ये वो सिचुएशन है जिन सिचुएशन में इनकम को डीम्ड टू एक्रू अराइज टू नॉन रेजिडेंट नहीं माना जाएगा अगर इनकम जो है वो हो रही है ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंपनी के शेयर्स हैं या फिर इंटरेस्ट है, और वो कहां हो रहे हैं? आउटसाइड इंडिया। समझ रहे हो? ऊपर वाले से ही कुछ कुछ रिलेट कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे इनकम डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा अगर ट्रांसफर ऑफ फॉरेन कंपनी के जो शेयर्स हैं, इंटरेस्ट हैं, वो आउटसाइड इंडिया हो रहे हैं। तो इन सिचुएशन में हम उसे भारत में कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ इनकम नहीं मानी जाएगी। वो कौन सी दो सिचुएशंस हैं? वो सिचुएशंस हैं अगर फॉरेन कंपनी जो है ना वो डायरेक्टली, सिर्फ डायरेक्टली ऑन करती है असेट्स आउटसाइड इंडिया। ठीक है, फॉरेन कंपनी डायरेक्टली ऑन करती है असेट्स आउटसाइड इंडिया। मतलब ये पहले वाले पॉइंट का ही मैम हुआ है, बस इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन ऐड की हुई है। ये जब भी हम कोई एक्सप्लेनेशन नेगेटिव पढ़ते हैं ना, इसका मतलब वो हमारे और सारी चीजों को फिल्टर कर देती है। या फिर ये फॉरेन कंपनी जो है इनडायरेक्टली ऑन करती है एसेट्स आउटसाइड इंडिया।
मतलब क्या हुआ, ऊपर का क्राइटेरिया ये था जब हम लोगों ने बताया था कि भाई वो कहीं ना कहीं सब्सटेंशियली वैल्यू ड्राइव कर रही है, कहाँ से, एसेट्स इन इंडिया। सो कह रहा है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी डायरेक्टली ही पूरे एसेट्स जो है ओन करती है आउटसाइड इंडिया, या फिर इनडायरेक्टली ओन करती है सारे एसेट्स आउटसाइड इंडिया, तो उस सिचुएशन में अगर आप फॉरेन कंपनी के शेयर्स या इंटरेस्ट को सेल करते हो, ट्रांसफर करते हो, तो फिर आपके ऊपर डीम्ड वाला प्रोविजन नहीं लगेगा। ठीक है, सो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे नहीं लगेगा। तो ये कौन कौन सी सिचुएशन है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले जब हम इसकी बात कर रहे हैं डायरेक्टली ओन आउटसाइड इंडिया, ठीक है, सो यहाँ पे जो ट्रांसफरर होगा ना, या तो ये खुद हो या ये अपने एई के साथ हो, एलोन और विद एई, ठीक है। जो ट्रांसफर है उसके 12 मंथ्स के अंदर, जो डेट ऑफ ट्रांसफर है ना, उसके 12 मंथ्स के अंदर अंदर वो किसी भी तरीके का कोई राइट ऑफ मैनेजमेंट या कंट्रोल, ठीक है, उस फॉरेन कंपनी से रिलेटेड होल्ड नहीं करता, डज नॉट होल्ड, ठीक है। उस 12 महीने के अंदर वो उससे रिलेटेड कोई भी मैनेजमेंट या कंट्रोल की पोजीशन होल्ड नहीं करता। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, जो ट्रांसफरर है ना, उसका उस फॉरेन कंपनी से कोई भी रिलेशन नहीं है। या फिर दूसरी सिचुएशन में यहाँ क्या हुआ, राइट है ना, फिर वो कहता है चलो राइट ना हो, अपने वोटिंग पावर चेक करो, आपकी वोटिंग पावर, आपकी शेयर कैपिटल या आपका इंटरेस्ट, ये तीनों ही इसके टोटल वैल्यू के 5% के अंदर अंदर होनी चाहिए। 5% को एक्सीड तो नहीं कर रहे। कब? इस 12 महीने के अंदर। तो ऐसे सिचुएशन में हम इसे इनकम भारत में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें हम नो। तो यहाँ पे कितने पापड़ पिलवाता है ये जब कहता है ना कि हम भारत में टैक्स नहीं करेंगे, तो कितनी सारी चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ेगी, है ना। ये सब कर लोगे तो हम नहीं मानेंगे, ये भी करो ये भी करो। दूसरी सिचुएशन जहां पे इनडायरेक्टली अगर ये जो है असेट्स ओन करता है आउटसाइड इंडिया, तो ये कह रहा है कि अगर आपने इस ट्रांसफर के 12 महीने के अंदर अंदर, पहली सिचुएशन सेम है, ठीक है, क्या है, राइट ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल, किस रिलेशन में, इन रिलेशन टू दी फॉरेन कंपनी, ठीक है, अगर आप नहीं होल्ड करते हो। यहाँ पे 3 सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन और एक ही कहता है कि राइट इन अ फॉरेन कंपनी टू यूज इन टाइटल्स करे टू हैव राइट ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल, मतलब आपके पास कोई ऐसा राइट नहीं होना चाहिए जो आपको इंटाइटल कर रहा हो, किस चीज के लिए, टू हैव मैनेजमेंट और कंट्रोल राइट्स इन द फॉरेन कंपनी। मतलब इस तरीके से ना दिख रहा हो कि मैनेजमेंट और कंट्रोल दे दिया, बट कोई ऐसा राइट हो जो इनडायरेक्टली आपको मैनेजमेंट और कंट्रोल के राइट्स दे रहा हो उस फॉरेन, ठीक है। थर्ड सिचुएशन इज द सेम वन, आपके उस फॉरेन कंपनी में जो वोटिंग राइट्स हैं, शेयर कैपिटल है या इंटरेस्ट है, वो उसके टोटल वोटिंग पावर से, टोटल शेयर कैपिटल से, टोटल इंटरेस्ट से 5% से ऊपर तो नहीं है, ठीक है। आपको ये चेक करना है। अगर ये सिचुएशन हमको मिलती है तो एक्सप्लेनेशन 7 कहता है कि इस सिचुएशन में हम इस इनकम को डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। ये आज पूरा का पूरा निपट गया है 911। दिस इज डन। अब हम कल के लेक्चर में कोशिश करेंगे कि जितने भी पेंडिंग है 9-8 तक है, 2 से 8 तक, ये सारे के सारे कर लेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटीज चाहिए, जो ज़्यादा महाभारत थी वो इसी में थी, ठीक है। सो विल कंटिन्यू इट टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।